हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट ग्रामर भाई रामेश्वर में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे टाइम एंड टेंस। अब टाइम एंड टेंस में हमने सीखा था दोस्तों, सबसे पहले टाइम एंड टेंस में हमने सिंपल सेंटेंस सीखा था। और सिंपल सेंटेंस मैंने आपको बताया था कि दोस्तों ये जो सेंटेंस है हमारा साधारण वाक्य होता है। और ये जब साधारण वाक्य होता है तो इसमें तीन चीजें हमें देखनी होती हैं। वो तीन चीजें मैंने आपको पहले लिखवाई थी कि इसमें सब्जेक्ट आपका दिया होगा, इसमें वर्ब आपकी दी होगी और इसमें आपका ऑब्जेक्ट भी दिया होगा। ये सिंपल सेंटेंस की हमने पहचान करी थी। और इस सिंपल सेंटेंस को हम 5 प्रकार समझ शो करा रहे थे: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकंड और इंट्रोगेटिव थर्ड। अब दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स को ये याद रहता है कि अगर उनसे पूछ लिया जाए कि सेंटेंस कितने होते हैं, हर एक स्टूडेंट्स का जवाब होता है कि बोले सेंटेंस 12 होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सेंटेंस हमारे 5 होते हैं, लेकिन कुछ को ये भी पता है कि सेंटेंस हमारे 3 होते हैं। तो दोस्तों, वास्तव में सेंटेंस आपके 3 होते हैं। और सेंटेंस जो आपके 3 होते हैं, ये सेंटेंस हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस हमारे मतलब वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। और 3 प्रकार के मतलब नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, नंबर 1 सिंपल सेंटेंस है दोस्तों, और नंबर 2 है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और नंबर 3 है दोस्तों कंपाउंड सेंटेंस। अब दोस्तों, कंपाउंड सेंटेंस, ये 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जिसे नहीं पता वो लिख लें। इसे साधारण वाक्य बोलते हैं। मैं दोबारा यहां रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, साधारण वाक्य। और इसे बोलते हैं दोस्तों मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य। और इसे बोलते हैं दोस्तों संयुक्त वाक्य। ये होता है हमारा संयुक्त वाक्य। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल सेंटेंस, या वे सेंटेंस आज हम पढ़ने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा स्पोर्टिंग एरर्स में पूछे जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछे जाते हैं, जो जिससे सबसे ज़्यादा PQRS बनते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि जो हम एग्जाम में मतलब क्वेश्चन करने वाले हैं, वो क्वेश्चन ज़्यादातर कहाँ से उठाए जाते हैं। सिंपल सेंटेंस पढ़ लेते हैं, जिसे ये पता है कि सेंटेंस 12 प्रकार के होते हैं। और फिर परीक्षा में बैठते हैं किसी में भी, तो पता चलता है कि क्वेश्चन कोई याद का नहीं आया। जब क्वेश्चन याद का नहीं आया, अगर आया भी तो उनके साथ कोई ना कोई दूसरा सेंटेंस जोड़ के दे दिया, कंजक्शन से जोड़ के दे दिया, या क्लोज जोड़ के दे दी। तो उन्हें पता नहीं चल पाता कि इसमें एरर क्या होने वाली है और कैसी एरर आने वाली है, या कैसा सेंटेंस इंप्रूवमेंट होने वाला है, या फिल इन द ब्लैंक्स कैसा होने वाला है। तो दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिसमें स्पोर्टिंग एरर सबसे ज़्यादा बनती हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट सबसे ज़्यादा बनते हैं। और आप जब क्लोज टेस्ट भरोगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। और टॉपिक है आज का हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आपने देखा होगा, मैंने थंबनेल पे स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगा कि सिंपल सेंटेंस क्या है। क्या है सिंपल सेंटेंस? कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसके बाद है कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कि हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। भाई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, आज टॉपिक हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो हमारे माइंड में ये नहीं आना चाहिए बोले ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या सेंटेंस होगा, नाउन क्लोज क्या होती है, एडजेक्टिव क्लोज क्या बनती है, एडवर्ब क्लोज क्या होती है। तो दोस्तों, आज आप इस वीडियो में अंत तक बने रहना। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को पढ़ने के बाद या हमारे टॉपिक को पढ़ने के बाद भी आपको कहीं रट्टा मारने की जरूरत होगी। रट्टा नहीं मारना है, हर एक स्टेप को समझ कर चलना है। देखते हैं दोस्तों, आज आपको सिंपल सेंटेंस इतनी आसानी से और आपकी भाषा में मैं समझाने वाला हूँ दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि आगे से भी आपको कोई
दिक्कत आने वाली होगी। तो आप हेडिंग बनाएंगे दोस्तों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और इसे बोलते हैं दोस्तों मिश्रित वाक्य। और आज पढ़ रहे हैं हम मिश्रित वाक्य। अब इसके तो मतलब से ये पता चल रहा है कि मिश्रित मतलब क्या होता है कि मिक्स करके, मतलब सेंटेंस को अलग अलग से उठाकर जो एक से नया सेंटेंस बनाया जाता है उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। अब ये तो एक मैंने आपको ऐसी आपकी लैंग्वेज में समझाया था। अगर आप सोचोगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा कैसे, क्या होगा, कैसे पहचान करेंगे हम, तो इसकी एक पहचान होती है दोस्तों कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लोज, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लोज सब ऑर्डिनेट क्लोज के साथ जुड़ी होती है। मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोस्तों आपका वह सेंटेंस होगा जिसमें एक आपकी प्रिंसिपल क्लोज, जिसमें एक आपकी प्रिंसिपल क्लोज होगी और यह क्लोज आपकी सब ऑर्डिनेट क्लोज से जुड़ी होगी, सब ऑर्डिनेट क्लोज से जुड़ी होगी। तो दो इसमें आपको याद रखना दोस्तों कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा कि जिसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होगी और एक सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ जुड़ी होगी। अब बात आती है दोस्तों कि ये जो क्लोज मैंने लिखा है इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, तो इससे भी मैं देखो अभी नीचे आपको क्लियर करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि भाई ये जो क्लोज है इसे हम बोलते हैं हिंदी में उपवाक्य। और यही दोस्तों आपको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं जब आप एग्जाम में बैठते हैं कि आप पूरे सेंटेंस को, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जब ब्रेक करके आपसे बोला जाता है बोले ये क्या है, तो आप बता दोगे, फिर ये नहीं बोलते कि ये क्लोज है, तो डायरेक्ट सेंटेंस बोल देते हैं। तो सेंटेंस में और क्लोज में अंतर होता है। सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट भी होता है, आपका वर्ब भी होती है और आपकी ऑब्जेक्ट भी होता है। लेकिन जो क्लोज है क्या इसमें ऐसा होगा, ऐसा इसमें नहीं होने वाला। तो दोस्तों देखो क्लोज क्या होती है मैं आपको बता देता हूं। ये जो क्लोज होती है इसकी आप पहचान कर सकते हो कि बोले भी जहां आपका सब्जेक्ट आ जाए और सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब आ जाए और वर्ब के बाद आपका कोई अदर वर्ड्स दिए गए हों या ना दिए गए हों, आपके कोई अदर वर्ड्स दिए गए हों या ना दिए गए हों, लेकिन ये जो वर्ब है एक फाइनाइट वर्ब के रूप में कार्य करती है, ये फाइनाइट वर्ब के रूप में कार्य करती है। तो आप कह सकते हैं दोस्तों कि जो क्लोज है ये क्लोज आपका वह उपवाक्य होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब दोस्तों फाइनाइट वर्ब क्या होती है कि फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जिसके पास अपना एक सब्जेक्ट होता है, भाई जिसके पास अपना एक सब्जेक्ट होता है और यह वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार चेंज हो जाती है, और यह वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार चेंज हो जाती है। और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम इसी को बोलते हैं क्लोज। क्लोज में एक बात याद रखना दोस्तों कि आपको यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। अगर क्लोज में ऑब्जेक्ट जोड़ दिया जाए तो फिर वो क्लोज नहीं हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा आपका पूरा एक सेंटेंस बन जाएगा। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया। और आप लिख सकते हैं दोस्तों देखो कि जो क्लोज आपकी होती है, किसी भी क्लोज का मतलब क्लोज का अपना पूर्ण अर्थ नहीं होता है, क्लोज का अपना पूर्ण अर्थ नहीं होता है। तो दोस्तों आप इस बात को भी याद रखेंगे कि कोई भी क्लॉज है आपकी, चाहे सबऑर्डिनेट क्लॉज है या आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है, किसी भी क्लॉज का अपना पूर्ण अर्थ नहीं होगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। जब क्लॉज का अपना पूर्ण अर्थ नहीं होता है इसीलिए एक या एक से अधिक क्लॉज मिलकर कोई नया सेंटेंस बनाती हैं और जिसे हम सेंटेंस बोलते हैं या तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं या फिर आगे कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे हम। तो ये जो कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैं इसमें आपको क्लॉज मिलने वाली हैं, मतलब छोटे छोटे दो वाक्य हों या दो से ज़्यादा हों तो जो मिलकर एक नया सेंटेंस बनाएंगे उन्हीं को हम या तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ लेंगे और या फिर आगे चलकर हम कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंस में तो आपका साधारण ही था कि वो उसमें एक सब्जेक्ट था, उसमें एक वर्ब थी और उसमें एक ऑब्जेक्ट था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। अब दोस्तों बात आती है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता कि भाई प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है।
तो दोस्तों मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, उससे आप देख लेना, उससे आप कॉपी पे नोट कर लेना, बहुत अच्छे से समझ में जाएगा, रटने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको। तो दोस्तों देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये सेंटेंस क्या होगा और इसमें प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी होगी, ये देखते हैं। देखो दोस्तों, अब दोस्तों एक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद कंजक्शन, और कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब। और हो सकता है कि दोस्तों अब इसके आगे आपके अदर वर्ड्स दिए गए हों। अगर यहाँ आपके अदर वर्ड्स दिए गए हैं तब भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अब सेंटेंस हमारा, सेंटेंस का लेवल बढ़ जाएगा। और जब सेंटेंस का लेवल बढ़ेगा, वही चीज़ आप सीखोगे, तो मुझे नहीं लगता कि स्पोर्टिंग एरर कोई भी आपसे छूटेगी या कोई किसी भी एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों देखो, ध्यान रखना कि ये वर्ड क्या है, कंजक्शन। इसे हम कनेक्टर भी बोल देते हैं और हिंदी में इसे संयोजक चिन्ह बोलते हैं, मतलब जोड़ने वाला होता है। अब कंजक्शन के पहले ये जो सेक्शन लिखा हुआ है दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। इसी को क्या बोलने वाले हम, प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। और कभी कभी इस प्रिंसिपल क्लॉज को हम मेन क्लॉज भी बोल देते हैं, मेन क्लॉज। और हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख्य, इसे हिंदी में बोला जाता है मुख्य उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य। तो दोस्तों याद रखना कि जो कंजक्शन के पहले आपका क्लॉज यूज होती है, उसी का नाम क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज होता है या मेन क्लॉज होता है, और हिंदी में बोलते हैं इसे मुख्य उपवाक्य। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात चलती है दोस्तों कि ये कंजक्शन के आगे ये पूरा जो सेक्शन लिखा हुआ है, फिर हम इसे क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आप ध्यान रखना दोस्तों, इसी क्लॉज को आप बोलोगे कि ये आपकी सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। क्या है दोस्तों, सब ऑर्डिनेट क्लॉज इसे बोला जाता है। और जब सब ऑर्डिनेट क्लॉज इसे बोला जाता है, तो हिंदी में इसे दोस्तों बोला जाता है सहायक, सहायक उपवाक्य। इसे बोला जाता है सहायक उपवाक्य। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी होगी और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी होगी। तो आप कह दोगे कि जो कंजक्शन के पहले लिखी जाती है, इसे क्या बोलते हैं, हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। और जो जिसमें कंजक्शन जुड़ा होता है, उसे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। अब दोस्तों मैं इसका एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आपको आने वाला है। जैसे दोस्तों सेंटेंस आपका प्यूपिल बिलीव दैट ही विल हेल्प यू। अब दोस्तों ये पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, प्यूपिल बिलीव दैट ही विल हेल्प यू। अब स्टूडेंट्स को परेशानी जो आती है वो यहीं आती है, स्टूडेंट जब भी गलत बोलेगा वो यहीं आके बोलेगा। अब उससे अगर मैं पूछा कि बताओ सेंटेंस क्या है, तो वो बड़ा परेशान हो जाएगा। वो कहेगा, बोले सेंटेंस क्या है, बोले यहाँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है और यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपसे बोले कि सेंटेंस क्या है, तो आप बोल दोगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और अगर आपसे बोल दिया जाए कि भाई ये बताओ कि ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन को क्या बोला जाए, मतलब इस सेक्शन को क्या बोलेंगे हम, तो स्टूडेंट कहते हैं, बोले जी ये जो सेंटेंस है आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। अब दोस्तों हमें यहाँ सेंटेंस नहीं पढ़ना है, अगर आप इसे सेंटेंस से याद रखोगे तो कोई भी सेंटेंस आपसे सही नहीं होगा। यहाँ सेंटेंस नहीं बोलते, इसे बोलते हैं हम क्लॉज, क्योंकि कंजक्शन हमारा क्या है, दैट है। जब दैट के पहले ये जो सेक्शन लगा हुआ है, इसे हम सेंटेंस की संज्ञा नहीं देंगे, क्योंकि ये है हमारी क्लॉज। सेंटेंस कब होगा, जब उसमें ऑब्जेक्ट भी होगा। क्या है, ऑब्जेक्ट है, नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। जब दोस्तों इसे क्लॉज बोलेंगे तो आप कह सकते हो कि ये जो क्लॉज है प्रेजेंट इंडेफिनिट की है, बिल्कुल क्लियर है।
भाई ये जो क्लॉज होगी किसकी होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब आगे यहाँ से आगे जो क्लॉज होगी ये किसकी जुड़ जाएगी, तो आप कह दोगे कि दोस्तों ये जो क्लॉज आगे जो होगी कंजक्शन के साथ, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है और फ्यूचर इंडेफिनिट की है। अब दोस्तों अब बात आती है कि ये प्रिंसिपल क्लोज भी हमें पता चल गया, सबऑर्डिनेट क्लोज भी पता चल गया। अब नाउन क्लोज कहाँ से आती है, उसे कैसे पता लगा, एडजेक्टिव क्लोज कहाँ से आती है, एडवर्ब क्लोज कहाँ से आती है, तो दोस्तों ये कहीं नहीं आती, ये सबऑर्डिनेट क्लोज का भाग होता है। अब दोस्तों देखते हैं आप एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे। सबऑर्डिनेट क्लोज के 3 भाग कौन से होते हैं, मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं। अब दोस्तों हम हेडिंग बनाएंगे सबऑर्डिनेट क्लोज। अब दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं सबऑर्डिनेट क्लोज पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब प्रिंसिपल क्लोज का कोई भी सेक्शन नहीं होता, प्रिंसिपल क्लोज हमेशा प्रिंसिपल क्लोज ही रहेगी, उसमें ये नहीं है कि आपको उसका सेक्शन क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सेक्शन जो बटे हुए हैं वो सबऑर्डिनेट क्लोज में बटे हुए हैं। और सबऑर्डिनेट क्लोज को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो सबऑर्डिनेट क्लोज को आपको बोला जाएगा सहायक उपवाक्य। और ये जो सेंटेंस हमारे चल रहे हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने आपको बताया ही है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वह सेंटेंस होगा जिसमें एक प्रिंसिपल क्लोज होगी और एक प्रिंसिपल क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज के साथ जुड़ी होगी। अब ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है दोस्तों, ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 होती है नाउन क्लोज, और नंबर 2 दोस्तों ये होती है आपकी एडजेक्टिव क्लोज, और दोस्तों नंबर 3 होती है एडवर्ब क्लोज। अब आपको ये 3 क्लोज किसकी हैं, ये सभी सबऑर्डिनेट क्लोज के भाग हैं। अब हमें स्टेप बाय स्टेप इसी में के जो आपके नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, अगर आप किसी परीक्षा में बैठ जाओ ये 3 क्लोज ऐसी हैं, अगर तीनों में से पढ़ के आप चले गए तो मुझे नहीं लगता कि हर एक परीक्षा में 2 या 3 सेंटेंस जरूर पूछे जाएंगे। अगर आप इस खासकर स्टेनो में जा रहे हैं तो यहाँ से स्पोर्टिंग एरर सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट सबसे ज़्यादा आते हैं दोस्तों। अगर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी एमटीएस में हवलदार की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों हमारी वीडियो को आप हमारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जब तक आपकी पूरी परीक्षा होगी, जुलाई में इसकी परीक्षा है और जुलाई से पहले आपका ये पूरे का पूरा कोर्स कंप्लीट कराकर इसके क्वेश्चन भी आपको बता दिए जाएंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे और रिवीजन क्या होगा, ये सारी चीज़ मैं आपको जुलाई से पहले कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों। तो हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी बताएं। अब दोस्तों बात है नाउन क्लोज की, तो देखो नाउन क्लोज किसी चीज़ को रटना नहीं है, केवल समझना है, और जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ उस चीज़ को आप ध्यान रखना दोस्तों। अब मैं सबसे पहले आपको पढ़ाने वाला हूँ नाउन क्लोज। अब नाउन क्लोज क्या होती है दोस्तों, नाउन क्लोज वह क्लोज होगी जो प्रिंसिपल क्लोज से तो शुरू होगी और कंजक्शन के बाद, मतलब नाउन क्लोज वह क्लोज होगी जो कंजक्शन से शुरू होकर कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट और वर्ब को दर्शाएगी, यही आपकी नाउन क्लोज होगी। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, देखो यहाँ होगा आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आने वाली है दोस्तों आपकी वर्ब, वर्ब के बाद आने वाला है कंजक्शन, और कंजक्शन के बाद आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपकी आने वाली है वर्ब, और आगे चाहे जो भी लगा हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों आपने पढ़ा है कि आप नाउन क्लोज क्या होती है, तो नाउन क्लोज देखो कि ये प्रिंसिपल क्लोज से तो शुरू होगी, भाई नाउन क्लोज प्रिंसिपल क्लोज से तो शुरू होगी, और इस कंजक्शन के बाद क्या देखना है आपको कि कंजक्शन के बाद जब सब्जेक्ट और वर्ब आपको दिखाई दे जाए तो यही क्लोज सबऑर्डिनेट क्लोज की कौन सी क्लोज होगी, यही क्लोज आपकी सबऑर्डिनेट क्लोज में नाउन क्लोज होगी। बस इतना याद रखना है कि कंजक्शन के आगे इसमें सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के आगे वर्ब आती है। सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। अब मैं अगर आपको सेंटेंस देखेंगे दोस्तों,
he considered that she was playing chess। अब दोस्तों ये सेंटेंस आपके सामने है, तो आप अगर ही से लेकर और चेस तक पढ़ेंगे तो आप तुरंत कह दोगे कि ये सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और आपसे अगर बोला जाए कि भाई इसमें प्रिंसिपल क्लोज क्या है, तो आप इस दैट को अंडरलाइन कर लें। बोल लीजिए कंजक्शन के पहले जो भी वर्ड लिखे जाते हैं वो प्रिंसिपल क्लोज होती है, और कंजक्शन के आगे जो पूरा का पूरा सेक्शन होता है इसे हम सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं। अब सबऑर्डिनेट क्लोज में ये कौन सी क्लोज है, तो आपने देखा, बोले जी ये है हमारा कंजक्शन, और ये है हमारा सब्जेक्ट, और ये है पूरी हमारी वर्ब। तो नाउन क्लोज की पहचान क्या थी कि भाई नाउन क्लोज वह क्लोज होगी जो प्रिंसिपल क्लोज से शुरू होगी, कंजक्शन के बाद आपकी देखो सब्जेक्ट को दर्शाएगी, सब्जेक्ट के आगे वर्ब को दर्शाएगी। ये कौन सी क्लोज कहलाएगी, नाउन क्लोज कहलाएगी। अब दोस्तों एग्जाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्या आने वाले हैं, अब मैं आपको लिखवा रहा हूँ। ये आपके नाउन क्लोज का सेंटेंस था, सेंटेंस सही है या गलत है, मैं अभी स्टेप इसका लिखवाने वाला हूँ, तब हम इसका पता लगाएंगे कि सही है या गलत है। अब दोस्तों रूल क्या बनता है इसका, वो रूल या डायरेक्शन भी आप कह सकते हो, ये स्टेप जो आप कह सकते हो, जो भी आप कह सकते हो उसी तरह से आप समझने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि जो मैं समझा रहा हूँ वही समझें आप। जब तक किसी भी लैंग्वेज को अपनी लैंग्वेज में नहीं समझेंगे हम, तब तक वो चीज़ हमें समझ में नहीं आने वाली। अब बात आती है दोस्तों, देखो ये है प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब। अगर यह वर्ब आपकी पास्ट इंडेफिनिट में दी गई हो, रूल हमारा काम करता है कि अगर ये प्रिंसिपल क्लोज की वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में दी गई हो, तब नाउन क्लोज, मतलब ये जो वर्ब है, तब ये नाउन क्लोज या तो आपको पास्ट कंटिन्यूस में मिलेगी, या तो ये आपको पास्ट कंटिन्यूस में मिलेगी, या दोस्तों आपको ये पास्ट परफेक्ट में मिलेगी। या तो ये आपको पास्ट कंटिन्यूस में मिलेगी या पास्ट के परफेक्ट में मिलेगी। अगर यहाँ पास्ट कंटिन्यूस नहीं है या पास्ट परफेक्ट नहीं है तो सेंटेंस आपका गलत होगा। पास्ट कंटिन्यूस का मतलब यहाँ चेक करेंगे हम, बाज, वर और मेन वर्ब में आईएनजी। अगर ये वर्ब आपकी दूसरी वाली है नाउन क्लोज की, तब आपकी ये वर्ब बिल्कुल सही होगी। या फिर आपको यहाँ मिल जाए हेड, और हेड के बाद में मिल जाए आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तभी ये वर्ब आपकी सही होगी। गलत कब होगी कि अगर ये पहली वाली वर्ब पास्ट इंडेफिनिट की है और अगर ये वर्ब आपकी पास्ट इंडेफिनिट में दे दी जाए, अगर ये वर्ब आपकी पास्ट इंडेफिनिट में दे दी जाए, तब आप कह दोगे बोली जी ये जो वर्ब आई है पास्ट इंडेफिनिट में ये आपकी गलत होगी, क्योंकि ये वर्ब आपकी गलत होगी। बस इतनी बात आपको याद रखनी है कि अगर प्रिंसिपल क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में है तो नाउन क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होती, या अगर होती है तो पास्ट कंटिन्यूस में होती है या पास्ट के परफेक्ट में होती है। दोस्तों यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं इसका आगे देखो एग्जाम्पल्स आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स हम देखने वाले हैं। एग्जाम्पल से दोस्तों, दे फाउंड दैट द टैप रैन। अब दोस्तों ये सेंटेंस आपके सामने है, आप कहोगे दे से लेकर रैन तक सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब जब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो आपसे पूछा जाएगा बोले जी फिर इसका प्रिंसिपल क्लोज क्या है या आपकी इसकी नाउन क्लोज क्या है। तो आपको कुछ भी नहीं घबराना कि आपको ये कभी क्या पूछ रहा है, हमसे कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट कंजक्शन पर पहुंच जाए। मतलब कंजक्शन के पहले ये जो सेक्शन है इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज याद न रहे तो क्या दो भाई ये मेन वाक्य, मेन उपवाक्य है, मेन क्लोज भी बोल देते हैं इसे। और अगर कंजक्शन के आगे पूरा बोला जाए तो आप कह दो बोली जी सबऑर्डिनेट क्लोज है। अगर आपसे बोले सबऑर्डिनेट क्लोज में कौन सी क्लोज है तो आप कह दोगे बोले जी इसके आगे तो द टैप आपका सब्जेक्ट आ गया और रेन आपकी वर्ब आ गई। तो ऐसी कंडीशन कौन लाती है, नाउन क्लोज। तो आप कह दोगे बोले जी नाउन क्लोज है। अब बात आती है कि एग्जाम में कैसे पता लगाना कि ये सही है गलत है। तो दोस्तों एग्जाम के लिए देखो
ये जो वर्ब है फाउंड, क्या ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या नहीं है? बोले जी ये जो वर्ब है फाउंड, ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है। जब ये सेकंड फॉर्म है तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट है। जब ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये दूसरी जो वर्ब है, क्या ये सेकंड फॉर्म नहीं है? बोले जी हाँ है। जब ये भी पास्ट इंडेफिनिट है और ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, अब हम रूल लिख चुके हैं कि अगर ये प्रिंसिपल क्लोज पास्ट इंडेफिनिट में होगी तो ये जो वर्ब है दूसरी, ये पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होगी। जब पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होगी तो किसकी होगी? या तो ये पास्ट कंटिन्यूस की सही होगी या फिर ये पास्ट के परफेक्ट की सही होगी, लेकिन इंडेफिनिट की गलत होगी। एग्जाम में अगर आपसे पूछे, आप कुछ नहीं करना दोस्तों, अगर ये पहली वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में मिल जा और दूसरी भी पास्ट इंडेफिनिट मिल जा तो सेंटेंस कहीं भी गलत नहीं होगा दोस्तों, सेंटेंस केवल इस वर्ब पे गलत होगा। आप इसी के नीचे अंडरलाइन करिए ना, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। अब सेंटेंस सही माना जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों कि अब यहाँ रैन की जगह मैं क्या करूं। तो सबसे पहले मैं बाज वर्ब, अगर यहाँ द टैप बाज रनिंग कर दूं, मेरा सेंटेंस बिल्कुल 100% सही हो जाएगा कि बिल्कुल सही है। भाई दे फाउंड, उन्हें लगा कि टंकी जा रही थी। ये नहीं बोल सकते हैं कि टंकी चली गई, उन्हें लगा कि टंकी जा रही थी। और दूसरी बात यह है कि दोस्तों जब आप कहीं भी ग्रामर पढ़ो तो आप अर्थ के चक्कर में ना पढ़कर उसके स्टेप पढ़ें तो बेटर आपके लिए होगा। अब यहाँ रैन की जगह बाज रन कर दिया, मेरा तब भी सही हो गया सेंटेंस। और अगर मैं यहाँ हैड रन कर दूं तब भी तो मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा, कोई गलती नहीं है। लेकिन ये जो रैन है ये गलत है। तो आपकी नाउन क्लोज की वर्ब अगर आप पास्ट इंडेफिनिट मिल जाती है तो आपकी गलत मानी जाती है। एक सेंटेंस दोस्तों और देखते हैं। देखो अब एग्जामिनर आपको कहां परेशान करेगा वो भी देख लो जरा। मैं अगला सेंटेंस बोल रहा हूं आपके सामने। he realized that someone picked his pocket। अब दोस्तों सेंटेंस ये है, he realized that someone picked his pocket। मुझे गलती बतानी है, गलती कहां पर है। बहुत कम सेकंड में ही आप आंसर दे दोगे अगर आपको पता है तो। और अगर आप अर्थ के चक्कर में पड़ गए, अर्थ में अगर किसी भी वर्ड का आपको मीनिंग नहीं आता दोस्तों, पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। अब ये देखो, ये जो वर्ब है क्या सेकंड फॉर्म है। अगला ये जो वर्ब है ये भी सेकंड फॉर्म है। आपका आंसर क्या होगा? बोल लीजिए दूसरी वर्ब सेकंड फॉर्म में नहीं आती। बस हो गया आंसर सही। किसी से पूछना नहीं है, कुछ नहीं करना। बोले जी ये वर्ब आपकी सेकंड फॉर्म है और ये भी सेकंड फॉर्म है। तो यही वर्ब आपकी गलत है। तो ये जब पिक्ड है तो दोस्तों क्या कर दें, वो एग्जामिनर को पता होगा कि वो इसे पास्ट कंटिन्यूस बनाएगा या पास्ट का परफेक्ट बनाएगा। हमें तो केवल एग्जाम में गलती बता के आनी है, यस या नो में। मुझे पता है कि ये सेकंड हो गई, ये भी सेकंड हो गई। आप कहाँ टिक मारिया है? बोले जी आप पिक्ड में टिक मारिया, हो गया आपका आंसर सही, मिल गया 1 नंबर। लेकिन आपसे क्लास में पूछा जा रहा है कि भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि सही क्या होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो कंटिन्यूस में इतनी ज़्यादा यूज नहीं होती लेकिन परफेक्ट में जाके यूज हो जाती हैं। अगर मैं इसे बाज पिकिंग कर दूं तो सेंटेंस का मतलब हो जाएगा उसे लगा कि कोई उसकी जेब काट रहा था। भाई जब जेब काट रहा था तो रोक भी सकते हैं, लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि उसे लगा कि किसी ने उसकी जेब काट ली, ठीक है, जब जेब काट ली, जेब तो पहले कट चुकी है। जब जेब पहले कट चुकी है तो आपको सबसे पहले कंटिन्यूस ना बनाकर इसे परफेक्ट हम बना देंगे। कुछ एक्शन ऐसे आते हैं जो कंटिन्यूस में ना बनाकर परफेक्ट में बनाने पड़ते हैं। ये असमंजस की स्थिति है, लेकिन प्रेफरेंस वाली अगर बात करें तो सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूस को देते हैं और उसके बाद पास्ट के परफेक्ट को। कुल मिलाकर बात यही आती है कि ये वर्ब हमारी गलत मानी जाती है। अब इससे पिक्ड के पहले अगर मैं हेड लगा दूं तो ये सेंटेंस मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है। अब यहाँ आकर भी एग्जामिनर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला दोस्तों। एक सेंटेंस और देखना है उसे, उसमें फिर देखते हैं कि गलती क्या होगी। अब सेंटेंस है द डॉक्टर फाउंड दैट ही वाज
bitten, he was bitten by a snake। अब दोस्तों सेंटेंस ये है। अब स्टूडेंट्स यहाँ आकर फिर कंफ्यूज होते हैं। बोले जी बताया कि पहली वर्ब आपकी सेकंड फॉर्म है, अब यहाँ तो सेकंड नहीं है, उन्हें दिखाई दे गया, बोले जी बाज है क्या, बाकी सही होगा, कंटिन्यूस है। लेकिन दोस्तों कंटिन्यूस कब होगा, जब वर्ब टू बी के साथ आईएनजी होगी। टू बी का मतलब इज, एम, आर, बाज, वर्ब, बीइंग, सॉरी बाज और वर्ब। वर्ब टू बी के बाद जब आपका मेन वर्ब आईएनजी होगी, कंटिन्यूस तभी होगा। अब ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ बाज लिखा, बर लिखा और आगे आप क्या चेक कर रहे हैं थर्ड फॉर्म, गलत है। सेंटेंस को एग्जामिनर ऐसा नहीं देगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए सेंटेंस देगा और उस सेंटेंस को आपको पहचानना है कि सही है गलत है। तो दोस्तों ये तो हमें पता है कि भाई ये सेकंड फॉर्म है हमारी, क्या है कि ये सेकंड फॉर्म है, लेकिन अब हम इसे क्या माने, तो दोस्तों ये भी आपकी सेकंड फॉर्म ही थी। सेकंड फॉर्म थी किसकी, पास्ट इंडेफिनिट की। रूल लिखा है आपने कि जब ये पहली वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में हो तो ये जो दूसरी वर्ब है, ये वाली जो वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट में नहीं होगी। अब आप कहोगे बोले सर ये पास्ट इंडेफिनिट में कैसे हो गई, तो दोस्तों ये जो पास्ट इंडेफिनिट में हो गई ये बन गई पैसिव। जब आपसे बोला जाए कि भाई ये जो वर्ब है, देखो जब एग्जांपल में ये वर्ब है आपकी रॉट, आप कहोगे कि बोले ये तो सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल सेकंड फॉर्म है। बोले बेटा इसकी पैसिव बनाओ, क्या बनाओगे, दो इसकी जो पैसिव होगी या तो वो बाज या फिर आपकी वर, और रॉट की जगह क्या हो जाएगा रिटर्न। तो ये क्या बन गई, पैसिव बन गई। ये पैसिव बनी किसकी है, रॉट की। तो मतलब ये भी उसी टेंस का है और ये भी उसी टेंस का है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। भाई ये पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव है और ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो कुल मिला के पास्ट इंडेफिनिट के आगे पास्ट इंडेफिनिट नहीं आएगा। और जब पास्ट इंडेफिनिट के आगे पास्ट इंडेफिनिट नहीं आएगा तो हमें करना क्या है कि अगर यहाँ बाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दे दी जाती है तो आपको ये थर्ड फॉर्म तो चेंज करनी है नहीं, आपको थर्ड फॉर्म चेंज नहीं करनी। आपको यहाँ जो बाज है या यहाँ आपको बर मिल जा, भाई यहाँ बाज भी मिल सकता है, आपको बर भी मिल सकता है, इन दोनों को आपको हेड बीन में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, हेड बीन में चेंज कर दोगे और सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने जब पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव दी है तो हमें पास्ट परफेक्ट की भी पैसिव देनी पड़ेगी। इसीलिए कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भाई ये पहली वर्ब पास्ट इंडेफिनिट की है तो ये जो दूसरी वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट की नहीं होगी। और अगर यहाँ बाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दे दी है तो हमें ये बाज और वर हटाकर हेड बीन यूज करना है। दोस्तों क्या यूज करना है, हेड बीन यूज करना है, सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अगर आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरा एक टारगेट है कि मेरा जो चैनल है इसे दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, दोस्तों से भी कराएं और लाइक करें। दोस्तों अगर ये चैनल मेरा मोनेटाइज हो जाता है, अगर मैं लाइव आने के लायक इसमें हो जाता हूँ तो वीडियो में ज़्यादातर आपको लाइव ही पढ़ाया करूँगा। इसलिए दोस्तों जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं, उन सब से आप उन सबको शेयर कर दें, उनसे सब्सक्राइब कराएं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।